हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, अभी हम डिस्कस करेंगे 8th क्लास इंग्लिश की फर्स्ट यूनिट के थर्ड चैप्टर विजडम पेव्स द वे के एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स। और लेटेस्ट डिस्कस में सबसे पहला क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन ऑर्डर ऑफ देयर अकरेंस फ्रॉम सीन सेकेंड ऑफ द प्ले। नाटक के सेकेंड सीन से कुछ इवेंट्स आपको गिवन है, उन्हें आपको जिस ऑर्डर में वो हुए हैं उसी के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। एक एग्जाम्पल आपको पहले से ही गिवन है, फिर अपने आंसर्स को आप शेयर करेंगे क्लासमेट्स और टीचर के साथ। तो एक बार सभी इवेंट्स को पढ़ लेते हैं। द किंग मेक्स द 4 यंग मैन हिज एडवाइजर्स। किंग ने जो चारों यंग मैन थे उनको अपने एडवाइजर्स, सलाहकार बना लिया उनके स्किल्स से इम्प्रेस होकर। ये इवेंट नंबर 8 है, ये वो एग्जाम्पल आपको गिवन है। टोटल 8 ही इवेंट्स हैं, मतलब सबसे लास्ट में ये इवेंट हुआ, तो सिर्फ इन 7 को ही आपको अरेंज करना है। रामदत्त ने एक्सप्लेन किया कि उसने कैसे पता लगाया कैमल के लेम होने का, उसके लंगड़े होने का उसके ट्रैक से। देन द किंग आस्क्स द मर्चेंट। किंग ने मर्चेंट व्यापारी से पूछा टू क्लियरली स्टेट हिज एक्यूजेशन। जो भी तुम्हारा आरोप है उसको साफ साफ बताओ। किंग ने तारीफ की, प्रेज किया यंग मैन का, उन चारों यंग लोगों का, उनकी ऑब्जर्वेशन के लिए। और मर्चेंट के जो एक्यूजेशन थे, उसका जो आरोप था, उसको डिसमिस किया, खारिज कर दिया। फिर शिवदत्त ने बताया कि कैमल ब्लाइंड है उसकी राइट आई से, क्योंकि उसने सिर्फ रोड के लेफ्ट साइड की ग्रास को, लीव्स को च्यू किया था, सिर्फ उन्हीं को ही खाया था। देवदत्त ने एक्सप्लेन की उसकी ऑब्जर्वेशन कैमल के पेन के बारे में और किस तरह से वो केयरफुली मूव कर रहा था। हरदत्त ने क्लैरिफाई किया कि कैसे उसको पता लगा कि उसकी शॉर्ट टेल है। मर्चेंट ने अक्यूज किया चारों लोगों को ऑफ नोइंग अ लॉट अबाउट हिज मिसिंग कैमल, कि ये मेरे मिसिंग कैमल के बारे में बहुत सारी बातें जानते हैं। देखिए, ये है सेकेंड सीन। सबसे पहले हमें जो इवेंट्स गिवन थे उसमें किंग कहेगा मर्चेंट को जो भी तुम्हारे एक्यूजेशन है क्लियरली उनको बोलो। फिर मर्चेंट बताएगा ये चारों लोग मेरे कैमल के बारे में बहुत सी चीज़ें जानते हैं। फिर रामदत्त एक्सप्लेन करेगा कैसे उसने पता लगाया कि कैमल जो है एक पैर से लंगड़ा है। रामदत्त के बाद शिवदत्त एक्सप्लेन करेगा कैसे वो 1 आई से ब्लाइंड है। शिवदत्त के बाद हरदत्त शॉर्ट टेल के बारे में बताएगा। और सबसे लास्ट में देवदत्त बताएगा कि कैसे उसने उसके स्टमक एक के पेन के बारे में जाना उसके पैरों की मूवमेंट से। फिर किंग उनको प्रेज करेगा, तारीफ करेगा, उनकी जो एक्यूजेशन है उनको सभी को डिसमिस करेगा और उनको फाइनली अपने एडवाइजर्स बना लेगा। तो सबसे पहली स्टेटमेंट होगी ये नंबर 1 कि उसने कहा, किंग ने मर्चेंट से कहा अपने एक्यूजेशंस को क्लियरली बताओ। उसके बाद मर्चेंट ने बताया, उनको एक्यूज किया, उन पर आरोप लगाया कि वो उसके मिसिंग कैमल के बारे में बहुत सी बातें जानते हैं, नंबर 2। उसके बाद रामदत्त ने एक्सप्लेन किया कि उसने कैसे इन्फर किया उसके लेम होने के लिए। रामदत्त के बाद शिवदत्त ने बताया कि राइट आई से वो ब्लाइंड है क्योंकि उसने एक ही तरफ की घास खाई थी, सिर्फ लेफ्ट साइड वाली। उसके बाद हरदत्त ने बताया कि उसकी शॉर्ट टेल है, नंबर 5। देन देवदत्त ने बताया कि उसके कैसे उसने ऑब्जर्व किया कि उसको पेन में है वो, उसकी केयरफुल मूवमेंट से। फाइनली किंग ने उनको प्रेज किया, उनकी तारीफ की, इतने अच्छे से चीज़ों को ऑब्जर्व करने के लिए। एक्यूजेशन को डिसमिस किया और ये हो जाएगा नंबर 8 कि उनको फिर अपने एडवाइजर्स बना लिया। ओके, ये करेक्ट ऑर्डर है। नाउ लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट। रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। एक्सट्रैक्ट गिवन है, रीड करना है, फिर क्वेश्चंस को आंसर करना है। सो एक्सट्रैक्ट आपको गिवन है। देवदत्त कहता है 10 days आर बट अ शॉर्ट स्पैन इन द ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स। बड़ी चीज़ों को करने के लिए 10 दिन तो बहुत छोटा टाइम है। We may still have many more roads to wander before we find employment befitting all 4 of us. हमें अभी शायद और कई रास्तों पर वैंडर करना पड़े, भटकना पड़े, इससे पहले कि हम चारों के लायक, जो जिसमें हम फिट होते हो, हमारे लायक कोई एम्प्लॉयमेंट, कोई काम हमें मिल जाए। रामदत्त कहता है इफ़ ओनली वी कुड सिक्योर एन ऑडियंस विद द किंग ऑफ उज्जैन। अगर उज्जैन के जो राजा हैं उनसे मिलने का मतलब वो एक ऑडियंस बन जाए हमारी, हम उन्हें कुछ सुना सके, अगर उसका मौका हमें मिल जाए तो आई एम कॉन्फिडेंट ही वुड रिकॉग्नाइज आवर टैलेंट्स एंड अपॉइंट अस टू हिज सर्विस। तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि वो हमारे टैलेंट को पहचान लेंगे, रिकॉग्नाइज कर लेंगे और हमें अपनी सर्विस में अपॉइंट कर लेंगे, अपने राज्य में कोई काम दे देंगे।
शिवदत्त कहता है आई शेयर योर बिलीफ, मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ। देवदत्त कहता है इंडीड, बिल्कुल। वी ऑट टू बी यूनाइटेड इन दिस होप, इस उम्मीद में, इस आशा में हमें एक साथ यूनाइटेड रहना चाहिए। दैट इज वाई वी प्रेस ऑन टूवर्ड्स उज्जैन, इसलिए तो हम उज्जैन की ओर बढ़ रहे हैं। हरदत्त पॉजिंग थॉटफुली, थोड़ी देर सोचते हुए पॉज लेता है वो और कहता है गेनिंग एन ऑडियंस विद द किंग इज नो सिंपल टास्क, राजा के दरबार तक पहुंचना, उसमें एक ऑडियंस ढूंढना, मतलब राजा हमारी बात सुने, उनसे हम मिल पाए, ये कोई आसान काम नहीं है। वी नीड टू डिवाइज अ स्ट्रैटेजी, हमें कोई स्ट्रैटेजी, कोई प्लान बनाना होगा। अभी क्वेश्चंस हैं, आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट्स फ्रॉम द टू गिवन बिलो एंड रेक्टिफाई इट, इन दोनों में से फॉल्स स्टेटमेंट बतानी है और उसको रेक्टिफाई करना है, सही करना है। सबसे पहले है देवदत्त बिलीव्स दैट फाइंडिंग एम्प्लॉयमेंट इज एन ईजी टास्क, देवदत्त को लगता है कि एम्प्लॉयमेंट मिलना, काम मिलना कोई आसान काम है। ये बिल्कुल रॉन्ग है, उसको लगता है कि हमें और बहुत सारी रोड्स को वैंडर करना होगा, अभी बहुत भटकना होगा एक अच्छी एम्प्लॉयमेंट पाने के लिए, तो उसको ऐसा नहीं लगता। आप इसको करेक्ट करेंगे। देवदत्त डज नॉट बिलीव दैट फाइंडिंग एम्प्लॉयमेंट इज एन ईजी टास्क, बिकॉज उसने कहा कि 10 डेज तो बहुत कम टाइम है, हमें और वैंडर करना है। इसका मतलब है, ये शो करता है कि वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि ये बहुत लंबी और डिफ़िकल्ट जर्नी रहने वाली है काम ढूंढने की। नेक्स्ट इज रामदत्त इज कॉन्फिडेंट दैट द किंग वुड रिकॉग्नाइज देयर टैलेंट्स, ये करेक्ट है। रामदत्त कॉन्फिडेंट है कि राजा से अगर वो सिर्फ एक बार मिल ले तो वो उनके टैलेंट को रिकॉग्नाइज करेंगे, पहचान लेंगे और उनको अपने यहाँ पर कोई काम दे देंगे। नेक्स्ट, वाई डज रामदत्त कॉन्फिडेंस इन गेनिंग द किंग्स रिकॉग्निशन टेल अस अबाउट हिम, रामदत्त का जो कॉन्फिडेंस है कि राजा इन गेनिंग किंग्स रिकॉग्निशन, राजा उनको पहचान लेंगे, वो उसके बारे में हमें क्या बताता है। ये शो करता है कि वो होपफुल है, फिर सेल्फ अश्योर्ड है और उसको अपने टैलेंट पर पूरा यकीन है, फेथ है। सो आप लिखेंगे इट शोज दैट, ऊपर लिख देते हैं आंसर, इट शोज दैट, ये हमें दिखाता है दैट ही इज़ होपफुल, वो होपफुल है, पूरी उम्मीद है उसको कि राजा उनके टैलेंट को पहचान लेंगे। सेल्फ अश्योर्ड है, खुद पर उसको पूरा भरोसा है और अपने टैलेंट में फेथ है, एंड हैज़ फेथ इन देयर टैलेंट्स, उनके टैलेंट्स में, फेथ इन देयर टैलेंट, उन चारों के टैलेंट्स में। ओके, नेक्स्ट, कंप्लीट द सेंटेंस गिवन बिलो विद द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम दोज गिवन। इन द लाइन दैट्स वाई वी प्रेस ऑन टूवर्ड्स उज्जैन, इसीलिए हम उज्जैन की तरफ जा रहे हैं। द फ्रेज प्रेस ऑन रेफर्स टू, यहाँ पर प्रेस ऑन का क्या मतलब है? वॉकिंग विद हैवी स्टेप्स, भारी कदमों के साथ आगे बढ़ना। मूविंग फॉरवर्ड विद डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन के साथ, पूरी दृढ़ता के साथ आगे बढ़ना। स्लोइंग डाउन फ्रीक्वेंटली फॉर रेस्ट, बार बार रेस्ट के लिए रुकना। स्टॉपिंग ब्रीफली टू सेव टाइम, थोड़े टाइम के लिए रुकना, टाइम बचाने के लिए। प्रेस ऑन का मतलब होता है दृढ़ता के साथ आगे बढ़ना, तो इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट इज हरदत्त सेज, हरदत्त कहता है वी नीड टू डिवाइज अ स्ट्रेटेजी, हमें एक स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, एक प्लान बनाना पड़ेगा। वॉट कैन बी इन्फर्ड अबाउट हरदत्त कैरेक्टर फ्रॉम दिस स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट से हरदत्त के कैरेक्टर के बारे में आपको क्या पता लगता है? ही इज़ डाउटफुल ऑफ देयर एबिलिटीज़ एंड वॉन्ट्स टू गिव अप, उसको उनकी एबिलिटीज़ पर शक है, डाउटफुल है वो कि हम कर पाएंगे या नहीं, इसलिए गिव अप करना चाहता है, छोड़ देना चाहता है। ही इज़ ईगर टू रश इन टू द पैलेस विदाउट प्रिपरेशन, बिना तैयारी के वो पैलेस जाना चाहता है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। उसने इवन कहा है कि हमें प्रॉपर प्लान करना पड़ेगा। ही इज़ कॉशियस, वो सावधान है। एंड थॉटफुल, सोचता है। प्रेफरिंग टू प्लान अहेड, और आगे बढ़ने के लिए प्लान चाहता है। ही रिलाइज ऑन अदर्स टू मेक डिसीजंस फॉर द ग्रुप, वो दूसरों पर निर्भर है ग्रुप के लिए डिसीजन बनाने के लिए। इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है, वो बिल्कुल सावधान है, सोच रहा है और प्लान बनाना चाहता है आगे बढ़ने से पहले। ना एक और आपको एक्सट्रैक्ट गिवन है। किंग कहता है टू द 4 men, उन चारों लोगों से, चारों पुरुषों से, यू हैव डेमोन्स्ट्रेटेड रिमार्केबल इंटेलिजेंस एंड द एबिलिटी टू सी बियॉन्ड द ऑब्वियस, तुम चारों ने डेमोन्स्ट्रेट किया है, शो किया है रिमार्केबल, अद्भुत इंटेलिजेंस, बुद्धिमत्ता को, और तुम्हारी जो एबिलिटी है, जो चीज़ें ऑब्वियस है, सब जिनको देख पाते हैं, उनके बियॉन्ड, उनके आगे तुम देखते हो और सोचते हो।
सच माइंड्स आर रेयर, इस तरह के माइंड्स, दिमाग बहुत कम होते हैं। एंड हाईली वैल्यूड इन माई कोर्ट, और मेरे दरबार में उन्हें बहुत सम्मान मिलता है। आई एक्सटेंड टू योर ऑनर ऑफ बिकमिंग माई एडवाइजर्स, मैं तुम्हें अपने एडवाइजर्स, सलाहकार बनने का सम्मान देता हूँ। योर काउंसिल शैल गाइड माई डिसीजंस, तुम्हारे जो सलाह होगी वो मेरे डिसीजंस को गाइड करेगी, मेरे निर्णय लेने में मेरी मदद करेगी। एंड योर विजडम, और तुम्हारा जो ज्ञान है, शैल बी अ बीकन फॉर माई किंगडम, वो मेरे किंगडम के लिए रास्ता दिखाने वाला होगा एक तरह से। वॉट डू यू से टू माई ऑफर, मेरे ऑफर के बारे में तुम क्या कहते हो। रामदत्त स्टेपिंग फॉरवर्ड, आगे आकर वो कहता है, योर हाइनेस, महाराज, इट इज़ एन ऑनर वी हैड नॉट डेयर टू ड्रीम ऑफ, ये तो एक ऐसा सम्मान है जिसका हमने कभी सपना भी नहीं देखा था। अब करेक्ट ऑप्शन चूज करिए फॉर असर्शन एंड रीजन। असर्शन यानी कि स्टेटमेंट है, द मर्चेंट लेफ्ट द कोर्ट फीलिंग हम्बल्ड एंड अशेम्ड, मर्चेंट कोर्ट को छोड़कर चला गया, वो बहुत हम्बल्ड भी था, एक तरह से विनम्र था, और अशेम्ड, शर्मिंदा था कि उसने अक्यूज़ किया उन चारों लोगों को बिना उनकी बात सुने। सही स्टेटमेंट है। रीज़न है, द किंग कमांडेड दैट द 4 वाइज मैन ज्वाइन हिज कोर्ट, किंग ने कमांड किया कि चारों जो वाइज मैन हैं वो मेरे कोर्ट में मेरे कोर्ट को ज्वाइन करेंगे। अभी ये स्टेटमेंट्स तो दोनों ही सही है। मर्चेंट चला जाता है, हम्बल था, अभी उतना गुस्से में नहीं था, अशेम्ड भी था, शर्मिंदा था, और राजा उनको कोर्ट में सलाहकार भी बना लेता है। लेकिन क्या मर्चेंट इसीलिए चला गया, इसलिए वो अशेम्ड फील कर रहा था क्योंकि किंग ने उन चारों को कोर्ट में ज्वाइन करा लिया था? ये करेक्ट आंसर नहीं है, मतलब ये रीज़न सही नहीं है। असर्शन रीज़न आप अलग अलग सही है, लेकिन रीज़न करेक्टली एक्सप्लेन नहीं करता असर्शन को, क्योंकि जो मर्चेंट है वो इसीलिए कोर्ट को छोड़कर चला गया था, अशेम्ड था, क्योंकि उन चारों ने अपनी इनोसेंस को प्रूव कर दिया था कि वो इनोसेंट है, उन्होंने उसका जो ऊँट है उसको चुराया नहीं, देखा भी नहीं। ठीक है, तो यानी कि इसमें असर्शन और रीज़न दोनों करेक्ट है, लेकिन आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन की। बोथ ए एंड आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बी ऑप्शन आप चूज करेंगे। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। द लाइन सी बियॉन्ड द ऑब्वियस, जो ऑब्वियस है, सब देख पाते हैं, उसके आगे देखना, इसका मतलब है मेन हैड द एबिलिटी टू, उन चारों में एबिलिटी थी, टू चैलेंज कॉमन बिलीव्स विद रीजनिंग, जो आम बातें, लोगों के विश्वास है, बिलीव्स हैं, उनको चैलेंज करना, उनके अगेंस्ट बोलना एक तरह से रीजनिंग के साथ। ऐसा उन्होंने कुछ नहीं किया चैप्टर में। इंटरप्रेट करना इन्फॉर्मेशन को ट्रेडिशनल तरीकों से, पुराने तरीकों से, ये भी नहीं है। नोटिस करना डिटेल अदर्स माइट ओवरलुक, उन छोटी छोटी डिटेल्स को वो नोटिस करते थे जो दूसरे ओवरलुक कर देते हैं, उन पर ध्यान नहीं देते। प्रिडिक्ट कर देते थे पहले ही कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, ऐसा भी वो कुछ नहीं करते थे। वो छोटी छोटी डिटेल्स को बहुत ध्यान से देखते थे, जो बाकी लोग ओवरलुक कर देते हैं, ज़्यादा ध्यान उन पर नहीं देते। सेंटेंस को कंप्लीट करिए विद सूटेबल रीजन। रामदत्त डिस्क्राइब द किंग्स ऑफर एज, रामदत्त ने किंग के ऑफर को कहा, एन ऑनर, ये ऐसा सम्मान है, वी हैड नॉट डेयर टू ड्रीम ऑफ, जिसका हमने सपना भी नहीं देखा था। बिकॉज, क्योंकि रामदत्त और उसके जो बाकी तीनों दोस्त थे, चारों ही बहुत सिंपल लोग थे। उन्हें लगा था कि राजा पहचान लेगा उनके टैलेंट को, कुछ काम दे देगा उनको, लेकिन इस तरह का ऑनर कि उनको एडवाइजर्स बना लेगा, इतना बड़ा ऑनर उन्होंने कभी नहीं इमेजिन भी नहीं किया था। एक तरह से इतनी रिस्पेक्ट उसके दोस्तों को मिलेगी, उन चारों को मिलेगी, ये उन्होंने नहीं सोचा था। तो इसीलिए उसने ये स्टेटमेंट कही कि ये हमने सपने में भी नहीं सोचा था, उससे बड़ा सम्मान है। तो आप लिखेंगे बिकॉज दे वर सिंपल मैन, इसमें वैसे स्पेस कम है तो हम लिख देते हैं बिकॉज दे नेवर थॉट, या फिर बिकॉज ही नेवर थॉट, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था, दैट किंग वुड गिव देम सो मच रिस्पेक्ट, दैट किंग वुड गिव देम सो मच रिस्पेक्ट। ठीक है, इतना उन्होंने इमेजिन नहीं किया था। रेस्पेक्ट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, और उन्हें इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देगा, तो इसीलिए उसने ये स्टेटमेंट कही। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, RESPONSIBILITIES। ओके, नेक्स्ट। नाउ हाउ डज द किंग्स ऑफर टू द 4 men रिफ्लेक्ट हिज वैल्यूज एज अ रूलर। किंग ने जो ऑफर दिया उन चारों को,
वो किंग की वैल्यू के बारे में क्या बताता है कि जो लोगों के अंदर टैलेंट है, उसकी कद्र है, उसको वो काइंड है, रेस्पेक्टफुल है। भले आम लोग हो, ऑर्डिनरी पीपल हो, लेकिन अगर उनमें भी उसको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात दिखती है तो वो उन्हें ऑनर करता है। सो द किंग्स ऑफर टू द 4 men reflects that he was kind, respectful and value wisdom। विजडम को, ज्ञान को वो वैल्यू करता है, काइंड है, रेस्पेक्टफुल है। ओके, नेक्स्ट। नाउ क्वेश्चन आंसर्स हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट इज व्हाट डज द डस्टी रोड लीडिंग टू उज्जैन टेल अस अबाउट द चैलेंजेस ऑफ यंग मेन्स जर्नी। आपको कहा गया कि जो रोड थी उज्जैन जो जा रही थी वो बहुत डस्टी थी, धूल भरी थी। तो ये हमें क्या बताते हैं उन चारों जो मेन हैं उनकी जर्नी के बारे में, उनकी यात्रा के बारे में। तो यहाँ पर डस्टी रोड टू उज्जैन ये शो करता है कि उनका जो सफ़र था, उनकी जो जर्नी थी वो बहुत टफ थी, कठिनाइयों से भरी हुई थी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को उन्हें फेस करना पड़ा उस जर्नी में। आंसर हम लिख लेते हैं प्रॉपर। आप लिखेंगे द डस्टी रोड लीडिंग टू उज्जैन। जो उज्जैन की तरफ रोड जाती थी वो डस्टी थी, धूल भरी थी। ये रिफ्लेक्ट करता है द डिफ़िकल्टीज फेस्ड बाय यंग मैन ऑन देयर जर्नी। उन डिफ़िकल्टीज़ को, कठिनाइयों को जो उन चारों ने फेस की अपनी जर्नी में। इट शोज दैट देयर पाथ वॉज नॉट ईजी। ये दिखाता है कि उनका जो पाथ था, जो रास्ता था, वो आसान नहीं था। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाई डिड द मर्चेंट बिकम सस्पिशियस ऑफ द 4 men। जो मर्चेंट था वो उन चारों के प्रति सस्पिशियस क्यों हो गया। सस्पिशियस होना मतलब शक करना। उन पर उसने शक क्यों किया। व्हाट डज दिस टेल अस अबाउट हिम। ये उसके बारे में हमें क्या बताता है। सो द मर्चेंट बिकेम सस्पिशियस। मर्चेंट इसीलिए सस्पिशियस हो गया बिकॉज द 4 men डिस्क्राइब्ड सेवरल डिटेल्स अबाउट हिज कैमल। क्योंकि उन चारों ने उसके कैमल के बारे में कुछ डिटेल्स बताई थी विदाउट हैविंग सीन इट, बिना देखे। और उसके सस्पिशन से क्या पता लगता है। दिस टेल्स अस दैट द मर्चेंट वॉज क्विक टू जज। इससे ये शो करता है मर्चेंट के बारे में, इससे हमें पता लगता है कि वो जल्दी जज कर लेता है। एंड डिड नॉट ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर रीजनिंग बिफोर अक्यूजिंग देम। और उन्हें अक्यूज करने से पहले, उन पर आरोप लगाने से पहले उसने उनकी रीजनिंग को समझने की कोशिश नहीं की। पूछा नहीं कि आपने ऐसा कैसे अंदाज़ा लगाया, मेरे ऊँट के बारे में इतनी डिटेल कैसे पता लगी आपको। सीधा वो जजमेंट पर आ गया। उसने जज कर लिया कि ज़रूर इन्होंने ही मेरा ऊँट चुराया है। नेक्स्ट। Now how do the 4 young men's observation about the camel serve as a turning point in the play? चारों men की जो ऑब्जर्वेशन थी कैमल के बारे में वो इस नाटक का एक टर्निंग पॉइंट है। वहीं से नाटक की कहानी बदल गई। कैसे। सो द 4 men's observations about the camel serve as a turning point। क्वेश्चन सी लिख लेंगे इतना। बिकॉज, क्योंकि दे प्रूव देयर इनोसेंस। उन्होंने प्रूव कर दिया कि वो इनोसेंट है। इनोसेंट मतलब बेकसूर है। एंड रिवील देयर इंटेलिजेंस। और साथ ही साथ ये भी रिवील किया, ये भी बता दिया राजा को कि वो इंटेलिजेंट भी है। इट चेंज द स्टोरी। इसने स्टोरी को पूरा बदल दिया। एज द किंग अंडरस्टूड दैट दे आर वाइज एंड नॉट थीव्स। तो इससे राजा समझ गया कि वो वाइज है, बुद्धिमान है, चोर नहीं है। नेक्स्ट। नाउ व्हाई डिड द किंग बिलीव द 4 young men एंड नॉट द मर्चेंट। राजा ने उन 4 young men का विश्वास किया, मर्चेंट का नहीं किया। क्यों। सो द किंग बिलीव द 4 young men। राजा ने 4 लोगों का उनका विश्वास किया बिकॉज दे गेव क्लियर एंड लॉजिकल एक्सप्लेनेशन फॉर ईच ऑफ देयर ऑब्जर्वेशंस। क्योंकि उन्होंने जो भी ऑब्जर्व की थी चीज़ें, उनकी बिल्कुल क्लियर, साफ और लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दी। एक्सप्लेन किया उनको लॉजिक के साथ। देयर रीजनिंग इम्प्रेस द किंग। उनकी इस रीजनिंग ने, जो कारण उन्होंने बताए, उससे किंग इम्प्रेस हो गया। वाइल द मर्चेंट हैड नो प्रूफ टू सपोर्ट हिज क्लेम। जबकि मर्चेंट जो क्लेम कर रहा था, आरोप लगा रहा था, उसे सपोर्ट करने के लिए उसके पास कुछ प्रूफ ही नहीं थे। नाउ हाउ डज द कैपेबिलिटी ऑफ 4 young men मेक देम सुटेबल टू बिकम एडवाइजर्स। जो 4 young men थे, उनकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो किस तरह से उन्हें एडवाइजर्स के सूटेबल, काबिल बनाती है। तो द 4 young men डेमोन्स्ट्रेटेड शार्प ऑब्जर्वेशन स्किल्स। डेमोन्स्ट्रेट करना मतलब शो करना, इसकी जगह आप शोड भी लिख सकते हैं। उन्होंने शो की
अपनी शार्प ऑब्जर्वेशन स्किल्स, कि वो चीज़ों को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं, ध्यान से देखते हैं, लॉजिकल थिंकिंग, लॉजिक के साथ सोचते हैं, एंड इंटेलिजेंस, और इंटेलिजेंट है। ये क्वालिटीज़ उन्हें सूटेबल बनाती है टू सर्व एज एडवाइजर्स टू द किंग, कि अब वो किंग के एडवाइजर्स बन सकते हैं। एज सच रोल रिक्वायर्ड विजडम एंड गुड जजमेंट, क्योंकि इस तरह के जो रोल है, एडवाइजर्स का जो रोल है, उसमें विजडम की, ज्ञान की और अच्छे जजमेंट की ज़रूरत होती है। Now, why does the merchant feel ashamed for accusing the 4 young men of stealing his camel? जो मर्चेंट था वो ashamed फील कर रहा था, शर्मिंदगी उसको महसूस हो रही थी कि उसने 4 यंग मैन को अक्यूज़ किया, उन पर आरोप लगाया अपने कैमल को चुराने का। क्यों? सो द मर्चेंट फील्स ashamed, मर्चेंट ashamed फील करता है बिकॉज he accused the young men without understanding how they knew about the camel, क्योंकि उसने उनको अक्यूज़ किया, उन पर आरोप लगाया बिना ये जाने, विदाउट अंडरस्टैंडिंग, बिना समझे कि उन्हें कैमल के बारे में कैसे पता है। ओके, ये आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं, बहुत शॉर्ट में और बहुत एक्यूरेट हमने लिखने की कोशिश की है। आई थिंक 2, 3, 4 कितने भी मार्क्स में आएंगे ये फिट हो जाएंगे आंसर्स आपके। तो एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। आंसर नंबर 1 जो लिखा गया है कि उज्जैन की तरफ जाती हुई रोड्स डस्टी हैं, धूल भरी है, वो शो करता है कि चारों यंग मैन ने बहुत डिफ़िकल्टीज फेस की उनकी जर्नी में, और उनका जो पाथ है वो इजी नहीं था, आसान नहीं रहा। फिर मर्चेंट क्यों सस्पिशियस हो जाता है, क्यों शक करने लगता है उनके ऊपर? क्योंकि उन्होंने कैमल के बारे में कुछ डिटेल्स बताई बिना उसको देखे, और ये मर्चेंट के बारे में हमें बताता है। आगे था कि ये क्या हमें इससे पता लगता है मर्चेंट के बारे में, तो हमें पता लगता है कि मर्चेंट क्विक टू जज, या फिर आप जजमेंटल भी लिख सकते हैं, जल्दी जज कर लेता है, एंड डिड नॉट ट्राई टू अंडरस्टैंड, और जानने की कोशिश नहीं करता, किसी पर आरोप लगाने से पहले रीजनिंग नहीं जानता है, जानना चाहता है, कारण नहीं जानना चाहता है। फिर 4 यंग मैन की जो ऑब्जर्वेशन थी कैमल के बारे में, वो हमारे प्ले का टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि उन्होंने उसी से ही अपनी इनोसेंस को प्रूव किया, अपनी बेकसूरी साबित की और अपनी इंटेलिजेंस को भी दिखाया। यहाँ से स्टोरी चेंज हो गई, क्योंकि किंग समझ गया कि वो वाइज हैं, बुद्धिमान है, चोर नहीं है। देन किंग ने चारों मैन का 4 मैन को बिलीव किया, मर्चेंट को नहीं, क्योंकि उन्होंने एकदम साफ और लॉजिक के साथ एक्सप्लेनेशन दी थी, जो चीज़ें उन्होंने ऑब्जर्व की उसकी, उनकी रीजनिंग से किंग इम्प्रेस हो गया, जबकि मर्चेंट के पास कोई भी प्रूफ नहीं था उसके क्लेम को सपोर्ट करने के लिए। फिर चारों की जो कैपेबिलिटी है वो बिल्कुल उनको एडवाइज़र के सूटेबल बनाती है, क्योंकि उनकी शार्प ऑब्जर्वेशन स्किल्स हैं, बहुत शार्पली ऑब्जर्व करते हैं, वो लॉजिकली सोचते हैं और इंटेलिजेंट है। ये क्वालिटीज़ बिल्कुल एडवाइजर्स के लिए सूटेबल है, क्योंकि ऐसे रोल के लिए विजडम और गुड जजमेंट चाहिए। फिर मर्चेंट अशेम्ड फील करता है उनको अक्यूज़ करने के लिए, क्योंकि वो समझ जाता है कि उसने बिना जाने, बिना रीज़न को जाने कि कैसे उनको कैमल के बारे में इतना कुछ पता है, बिना ये जाने ही उनको अक्यूज़ कर दिया था। लेट अस लर्न पर आते हैं अभी। Now complete the sentences by filling the noun form of textual words given in the brackets. Brackets में जो words given है, text given है, उनकी noun form से आपको blank को fill करना है। जैसे deduce करना, ये एक verb है, doing word है, deduce करना मतलब कोई निष्कर्ष निकालना, तो इसका noun form हो जाएगी deduction. Deduction मतलब निष्कर्ष। Some word games need a lot of thought and deduction. कुछ word games में बहुत सारा विचार और डिडक्शन की ज़रूरत होती है, निष्कर्ष की ज़रूरत होती है, तो इसका हो जाएगा डिडक्शन। वी नीड टू मेक क्लोज, ऑब्जर्व करना, ये भी एक वर्ब है, नाउन फॉर्म इसकी होगी ऑब्जर्वेशन। हमें क्लोज ऑब्जर्वेशन करनी चाहिए एनिमल्स की, ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन करना मतलब निरीक्षण करना उनका, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड देयर बिहेवियर, उनके बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए। द डिटेल, स्क्रूटनाइज करने का मतलब होता है एक तरह से परीक्षण करना किसी चीज़ का, अच्छे से छानबीन करना है, जांचना आप कह सकते हैं। तो एक डिटेल स्क्रूटनी की ज़रूरत होती है ऑफ द डॉक्यूमेंट, शोज अ लॉट ऑफ एरर्स। अगर हम डिटेल स्क्रूटनी करें, स्क्रूटनी, स्क्रूटनाइज का हो जाएगा स्क्रूटनी डॉक्यूमेंट्स की, तो उससे बहुत सारे एरर्स निकलते हैं। नेक्स्ट इज अक्यूज, अक्यूज करना, आरोप लगाना, ये भी वर्ब है। यू शुड नॉट मेक एनी फॉल्स एक्यूजेशन अगेंस्ट एनी वन, एक्यूजेशन मतलब आरोप, झूठे आरोप, तो हमें फॉल्स एक्यूजेशन नहीं लगाने चाहिए किसी पर भी। नेक्स्ट इज रिकॉग्नाइज करना, पहचानना,
शी वॉज गिवन एन अवार्ड इन रिकग्निशन ऑफ हर कॉन्ट्रीब्यूशन टू लिटरेचर। लिटरेचर में जो उनका कॉन्ट्रीब्यूशन है उसको रिकग्नाइज करने के लिए उसके रिकग्निशन में उनको एक अवार्ड दिया गया। ओके, एक बार देख लेते हैं। नाउन फॉर्म लिखनी है इनकी। डिड्यूस का हो जाएगा डिडक्शन, ऑब्जर्व ऑब्जर्वेशन, स्क्रूटनाइज स्क्रूटनी, अक्यूज एक्यूजेशन, रिकग्नाइज रिकग्निशन। नाउ मैच द एक्सप्रेशन इन कॉलम 1 विद देयर मीनिंग्स इन कॉलम 2। कॉलम 1 में जो एक्सप्रेशंस हैं सेकेंड कॉलम में उनके मीनिंग्स हैं उनसे मैच करना है। विद ऑल आर हार्ट्स, पूरे दिल से, पूरी ईमानदारी से। मीनिंग होगा इसका, नीचे भी है वैसे कुछ, इनसे कैसे, कंप्लीट सिंसेरिटी, पूरे दिल से, यहाँ से मैचिंग होगी इसकी नेक्स्ट पेज पर। हो जाएगी क्या ये? नहीं होगी। चलिए ऐसे ही कर लेते हैं अभी, बाद में इरेज कर देंगे क्वेश्चन नंबर 4 to 6 अभी, ठीक है। विद ऑल आर हार्ट्स, पूरे अपने दिल से कोई काम करना, मतलब ईमानदारी से, पूरी सिंसेरिटी से काम करना, कंप्लीट सिंसेरिटी। टू बी प्रिसाइज, प्रिसाइज मतलब एकदम शॉर्ट में कोई बात बताना, एग्जैक्टली कोई बात बताना, एग्जैक्ट एंड एक्यूरेट, यहां से मैच होगा। नेक्स्ट इज गेन एन ऑडियंस विद, किसी को एज ऑडियंस गेन करना मतलब उनसे मिलना और उन्हें कुछ सुनाना। सो मीटिंग और हियरिंग समवन। देन कैच हिज ब्रेथ, सांस लेना मतलब कुछ देर के लिए रुकना, मीन्स टू पॉज और रेस्ट फॉर सम टाइम। देन इरप्ट्स इन अपलॉज, अपलॉज मतलब तालियों से गूंज उठना, उसका हो जाएगा स्टार्ट चेयरिंग टुगेदर, हाँ सभी एक साथ चेयर करते हैं, स्टार्ट चेयरिंग टुगेदर। नेक्स्ट ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स, कुछ बड़ा करने के लिए, यानी कि विद ओवरऑल प्लान ऑफ लाइफ इन लार्जर कॉन्टेक्स्ट। लाइफ का जो ओवरऑल प्लान होता है बड़े कॉन्टेक्स्ट में, छोटे उसको टाइम पीरियड को ना लेकर चलना, बड़ी चीज़ों को करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, ये शिवदत्त ने कहा था। टेकन अबैक, हैरान रह जाना एकदम, इसका हो जाएगा सरप्राइज्ड, टेकन अबैक सरप्राइज्ड। मोर दैन मीट्स दी आई, मतलब जो दिख रहा है उससे कहीं ज़्यादा, सो ये होगा मोर दैन मीट्स दी आई। हिडन इन्फॉर्मेशन दैट इज नॉट ऑब्वियस, छुपी हुई इंफॉर्मेशन जो कि ऑब्वियस नहीं है, जो ऑब्वियसली हमें दिखाई नहीं देती, सामने सामने नहीं दिखती है, छिपी हुई रहती है, ठीक है, ये मीनिंग्स हैं। विद ऑल आर हार्ट्स, पूरे दिल से मतलब पूरी ईमानदारी से। टू बी प्रिसाइज, एग्जैक्टली शॉर्ट में बिल्कुल सटीक बात कहना। गेन एन ऑडियंस विद, किसी से मिलना, उनकी बात सुनना। कैच हिज ब्रेथ, कुछ देर के लिए रुकना या सांस लेना। इरप्ट्स इन अपलॉज, तालियों से स्वागत करना। ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स, जीवन में एक बड़ा पॉइंट ऑफ व्यू, बड़ा प्लान, एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट में लाइफ को देखना। टेकन अबैक, चौंक जाना। मोर दैन मीट्स दी आई, जो दिख रहा है, हिडन इन्फॉर्मेशन, एक तरह से ऑब्वियस से कहीं आगे। नाउ मेक सेंटेंस यूजिंग एनी 5 ऑफ दीज एक्सप्रेशन इन कॉलम 1। तो सबसे पहले विद ऑल आर हार्ट्स, पूरे दिल से, तो आप किसी को थैंक यू बोल सकते हो पूरे दिल से। वी थैंक द टीचर विद ऑल आर हार्ट्स, या फिर द चिल्ड्रन sang द सॉन्ग विद ऑल देयर हार्ट्स, ठीक है, यहीं पर लिख लें। वी थैंक्ड द टीचर विद ऑल आर हार्ट्स। ओके, नेक्स्ट इज टू बी प्रिसाइज। टू बी प्रिसाइज मतलब एग्जैक्टली। आई विल मीट यू एट 5 PM टू बी प्रिसाइज। ओके, मतलब शॉर्ट में अगर एग्जैक्ट बताऊं तो मैं तुमसे 5 बजे मिलूंगा। आई विल मीट यू, या फिर किसी और चीज़ टाइम के अलावा आप कोई प्लेस भी बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल द स्कूल इज़ 2 किलोमीटर्स अवे, टू बी प्रिसाइज। जब आप एग्जैक्टली बताते हैं किसी को तो उसके बाद में टू बी प्रिसाइज लगाते हैं। आई विल मीट यू एट 5 PM टू बी प्रिसाइज। देन गेन एन ऑडियंस विद, the students wanted to gain an audience with the principal. The students wanted to gain an audience with the principal, मतलब वो चाहते हैं कि प्रिंसिपल उनसे मिले, उनकी बात सुने। कैच हिज ब्रेथ, ब्रेथ को कैच करना, सांस लेने के लिए रुकना। आफ्टर रनिंग फास्ट ही स्टॉप टू कैच हिज ब्रेथ, तेज दौड़ने के बाद, आफ्टर रनिंग फास्ट he stopped to catch his breath,
ठीक है, हमने एज इट इज़ लिख दिया इनको, मतलब बाद में ये जो फ्रेजेस हैं इनको आप लास्ट में ऐड कर लेंगे। ओके नेक्स्ट, नाउ इरप्ट्स इन अपलॉज, जोर से तालियां बजाना। सो द स्टूडेंट्स या फिर द हॉल इरप्ट्स इन अपलॉज, पूरा जो हॉल है वो गूंज उठा तालियों से आफ्टर द परफॉर्मेंस, आफ्टर द डांस। द हॉल इरप्ट्स इन अपलॉज आफ्टर द डांस, या फिर द ऑडियंस इरप्ट्स इन अपलॉज व्हेन द प्ले एंड्स। ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स, बड़ा करने के लिए। इन द ग्रैंड स्कीम्स ऑफ थिंग्स, यानी कि लाइफ को अगर बड़े कॉन्टेक्स्ट में हम देखें, हार्ड वर्क ऑलवेज विंस, तो उसमें हार्ड वर्क की हमेशा जीत होती है, या फिर ऑलवेज पेज, हमेशा हार्ड वर्क का जो फल है वो हमें मिलता है, ऑलवेज विंस। या फिर इन द ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स ऑनेस्टी इज मोर इम्पॉर्टेंट देन मनी, ये आप कह सकते हैं। टेकन अबैक, मतलब चौंक जाना एकदम, कोई भी बात आप लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज टेकन अबैक आफ्टर सीइंग द रिजल्ट। आई वॉज, या फिर किसी का नाम आप लिख सकते हैं, राम वॉज टेकन अबैक, चलो, आई वॉज टेकन अबैक आफ्टर सीइंग माई रिजल्ट। माई रिजल्ट, बहुत खराब रिजल्ट रहा आपका, जिसकी आपको उम्मीद नहीं थी, रिजल्ट को देखकर आप चौंक गए। या फिर कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ, आई वॉज टेकन अबैक टू सी द लायन इन द जू सो क्लोज, लायन इतना क्लोज था मेरे जू में, उसको देखकर मैं, आई वॉज टेकन अबैक, मैं चौंक गया एकदम। नेक्स्ट इज मोर दैन मीट्स द आई, जितना दिखता है उससे कहीं ज़्यादा। सो द क्वेश्चन इज, या फिर द पजल इज मोर दैन, जस्ट मोर दैन मीट्स द आई, जितनी दिख रही है उससे कहीं ज़्यादा उसमें हिडन इंफॉर्मेशन है उस पजल में। ओके, रिवाइज कर लेते हैं एक बार। ऑब्वियसली आपके जो सेंटेंसेस हैं वो इनसे डिफरेंट भी हो सकते हैं। वी थैंक द टीचर विद ऑल आवर हार्ट्स, पूरे दिल से टीचर को हमने थैंक यू बोला। आई विल मीट यू एट 5 PM टू बी प्रिसाइज, एग्जैक्टली मैं तुमसे 5 बजे मिलूंगा। द स्टूडेंट्स वॉन्टेड टू गेन एन ऑडियंस विद द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के साथ बच्चे एक ऑडियंस गेन करना चाहते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं, उन्हें कुछ सुनाना चाहते हैं। आफ्टर रनिंग फास्ट ही स्टॉप टू कैच हिज ब्रेथ, बहुत तेज़ दौड़ने के बाद वो अपनी ब्रेथ को कैच करने के लिए, सांस लेने के लिए रुका। द हॉल इरप्ट्स इन अपलॉज आफ्टर द डांस, डांस के बाद पूरा जो हॉल है वो तालियों से गूंज उठा। इन द ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स हार्ड वर्क ऑलवेज विंस, ओवरऑल लाइफ के एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट में हमेशा मेहनती की मेहनत की जीत होती है। आई वॉज टेकन अबैक आफ्टर सीइंग माई रिजल्ट, अपने रिजल्ट को देखने के बाद मैं शॉक हो गया। द पजल इज मोर दैन मीट्स द आई। ओके नेक्स्ट, नाउ मेक द डिफरेंट मीनिंग्स ऑफ फेस एंड बेयर विद द करेक्ट यूसेज। अब हटा देते हैं क्वेश्चन आंसर्स। आपको फेस और बेयर का जो डिफरेंट मीनिंग्स हो सकते हैं उनके करेक्ट यूसेज के साथ उनकी मैचिंग आपको करनी है। नीचे जो सेंटेंस गिवन है, स्टैंड्स फॉर द एन स्टैंड्स फॉर द वर्ड नाउन, वी स्टैंड्स फॉर द वर्ड वर्ब। तो मीनिंग फेस के क्या क्या मीनिंग हो सकते हैं? एज नाउन, द फ्रंट पार्ट ऑफ अ पर्सनस हेड फ्रॉम द फोरहेड टू द चिन, फोरहेड से लेकर आपके माथे से लेकर चिन तक का जो पार्ट है उसे आप हेड, उसे आप फेस कहते हैं। अच्छा एक बार इनको पढ़ लेते हैं, फिर सेंटेंस से मैच करेंगे। एक फेस का मतलब होता है टू बी पोजिशन्ड विद द फेस और फ्रंट टूवर्ड्स, सामने की तरफ फेस करके जैसे हम खड़े रहते हैं, एक पोजीशन भी है। टू डील विद अ डिफिकल्ट टास्क और अ सिचुएशन, फेस करना किसी चीज़ को, ये एक वर्ब है। एज वर्ब भी हम इसको यूज़ करते हैं। फेस करना मतलब डिफिकल्ट सिचुएशन से डील करना, उसका सामना करना। एक नाउन की तरह यूज़ होता है द फ्रंट और सरफेस ऑफ अ थिंग, जैसे हम कहते हैं कि क्यूब में 6 फेसेस होते हैं, मतलब उसके जो फ्रंट है या सरफेस है चीज़ों का, उसको भी फेस कहते हैं। ठीक है। रवि टर्न टू फेस हिज फादर व्हेन ही वॉज कॉल्ड, रवि मुड़ा उसके फादर को फेस करने के लिए। तो यहाँ पर फेस करने का मतलब है डील करना डिफिकल्ट सिचुएशन से। यहाँ से हम मैच करेंगे। नेक्स्ट इज द फेस ऑफ द क्लॉक वॉज पेंटेड रेड एंड ब्लू, क्लॉक के फेस को ब्लू और रेड से पेंट किया गया। फेस का मतलब यहाँ पर है किसी चीज़ का फ्रंट या फिर उसका सरफेस। नेक्स्ट इज शी हैड अ राउंड स्माइलिंग फेस, उसका राउंड और स्माइलिंग फेस है। यहाँ पर फेस मतलब फोरहेड से लेकर चिन का जो पार्ट है, फेस आपका मुंह। वी शुड बी रेडी टू फेस लाइफ चैलेंजेस, हमें एक सेकेंड, सॉरी, इसमें जो रवि वाला पॉइंट है, रवि मुड़ा टू फेस हिज फादर,
उसके फादर की तरफ बेसिकली उसने फेस किया, तो यहाँ पर उसके फादर की तरफ उसका फेस था। यहाँ पर फेस का मतलब होगा किसी के टुवर्ड्स अपना फेस करना, पोजीशन थी उसके फेस की फादर की तरफ। क्लॉक के फेस का मतलब है फ्रंट किसी थिंग का, किसी चीज़ का। नेक्स्ट स्माइलिंग राउंड फेस, तो यही है। और लास्ट में कि हमें तैयार रहना चाहिए लाइफ के चैलेंजेस को फेस करने के लिए, इसका मतलब है डिफ़िकल्ट सिचुएशंस से डील करना। नेक्स्ट है बेयर। बेयर करना मतलब टॉलरेट करना, किसी की बात को सहना, एक्सेप्ट करना, मान लेना। अ लार्ज हैवी मैमल, बेयर एक बड़ा हैवी मैमल भी होता है, ये एक नाउन है, बाकी वर्ब है। एक बेयर करना मतलब प्रोड्यूस करना या किसी को बर्थ देना। तो द ट्री दैट आई प्लांटेड इन माई गार्डन टुक अ लॉन्ग टाइम टू बेयर फ्रूट्स, मैंने जो अपने गार्डन में ट्री लगाया है उसने बहुत लंबा टाइम लिया टू बेयर फ्रूट्स, उसमें फल लगने के लिए। तो यहाँ पर बेयर का मतलब है प्रोड्यूस करना, एक तरह से टू प्रोड्यूस फ्रूट्स। नेक्स्ट इज आई स्पॉटेड अ बेयर इन द वाइल्ड लाइफ सफारी। वाइल्ड लाइफ सफारी में मैंने एक बेयर को स्पॉट किया, एक बेयर को देखा। ये मैमल जो होता है बेयर, भालू, उसके लिए यूज हुआ है। फिर रिया अग्रीड टू बेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज विद कॉन्फिडेंस, रिया तैयार है रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बेयर करने के लिए। तो बेयर मतलब एक्सेप्ट करने के लिए। आई कांट बेयर द साउंड ऑफ व्हीकल्स हॉन्किंग, व्हीकल जो इतना तेज हॉन्क कर रहे हैं, हॉर्न बजा रहे हैं, उसकी साउंड को मैं बेयर नहीं कर सकती। तो यहाँ पर बेयर करने का मतलब है टॉलरेट करना, मैं अब उसे और ज़्यादा टॉलरेट नहीं कर सकती, सह नहीं सकती। ओके, एक ही वर्ड है लेकिन देखिए कितने डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में हम उनको यूज़ कर सकते हैं। चलिए एनीवेज, कुछ एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गए होंगे, बाकी मीनिंग तो दिया ही है। नाउ मैच करिए हाईलाइटेड वर्ड्स को इन सेंटेंसेज इन कॉलम 1। कॉलम 1 के सेंटेंसेज में जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं इनको मैच करना है आपको विद द फंक्शंस दे एक्सप्रेस इन कॉलम 2। कॉलम 2 में इनके फंक्शंस दिए हैं, किन फंक्शन को वो यहाँ पर शो कर रहे हैं उनसे आप इनकी मैचिंग करेंगे। आई विल रीड कर लें एक बार, पर ये बहुत सारे हैं तो इससे अच्छा है कि हम कॉलम 2 को रीड कर लेते हैं, उसके बाद मैच करेंगे। एक्सप्रेशन ऑफ डिसबिलीफ, आपको यकीन ही नहीं हो रहा, उस तरह के एक्सप्रेशंस। इमेजिन करना, एक हाइपोथेटिकल पॉसिबिलिटी। मोरल ऑब्लिगेशन, मॉरली आपको ये काम करना चाहिए या कोई एडवाइस, सलाह देना। चैलेंज, लॉजिकल कंक्लूजन, लॉजिक के साथ कंक्लूड करना। विश और होप, कोई उम्मीद या फिर आपकी इच्छा। नेसेसिटी, ज़रूरत। प्रिडिक्शन, कोई फ्यूचर में कोई चीज़ प्रिडिक्ट करना। विलिंगनेस, इच्छा। कमांड देना किसी को या पॉसिबिलिटी, ऐसा हो सकता है उसकी। सो सबसे पहले है आई विल ग्लैडली पे योर फी इफ़ यू कैन क्योर इट। ये मर्चेंट कहता है कि अगर तुम उसे ठीक कर दो मेरे कैमल को तो मैं खुशी से आपकी फ़ीस पे कर दूंगा। आई विल ग्लैडली पे योर फी, तो यहाँ पर विल शो कर रहा है उसकी विलिंगनेस को कि वो फ़ी पे करना चाहता है, खुशी के साथ कर देगा अगर उसके कैमल को वो क्योर कर देते हैं। यू मस्ट हैव स्टोलन इट एंड सोल्ड इट ऑफ, तुमने ज़रूर उसको चुरा लिया होगा और बेच दिया होगा। ये शो करता है पॉसिबिलिटी को कि ऐसा तुमने किया होगा, मस्ट हैव डन इट, ये पॉसिबल है। यू शैल कम विद मी टू फेस द किंग, तुम्हें मेरे साथ आना होगा किंग को फेस करने के लिए, ये है उसकी कमांड, तुम्हें ये करना ही होगा। नेक्स्ट इज हाउ कुड यू पॉसिबली नो दैट, तुम ये कैसे जान सकते हो। तो ये एक तरह से एक्सप्रेशन है ऑफ डिसबिलीफ, उसको यकीन नहीं हो रहा है कि उनको इतनी सारी बातें कैसे पता हो सकती है उसके कैमल के बारे में। आई एम कॉन्फिडेंट ही वुड रिकॉग्नाइज आर टैलेंट, मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट हूँ वो हमारे टैलेंट को रिकॉग्नाइज करेंगे। एंड अपॉइंट्स अस टू हिज सर्विस, और अपनी सर्विस में हमें रख लेंगे। ये एक तरह से फ्यूचर को वो प्रिडिक्ट कर रहा था रामदत्त, तो ये प्रिडिक्शन हो जाएगी। नंबर 5। नेक्स्ट इज अ कैमल विद अ लॉन्ग टेल वुड हैव फेंडेड ऑफ दीज पेस्ट्स विद ईज, ये जिसने ये कंक्लूड किया था कि उसकी शॉर्ट टेल थी, वो बताता है कि लंबी टेल अगर होती ही वुड हैव फेंडेड ऑफ, वो खुद की रक्षा कर लेता इन पेस्ट से आसानी से। तो ये है एक तरह से आप इमेजिन हाइपोथेटिकल पॉसिबिलिटी भी कह सकते हैं या फिर लॉजिकल कंक्लूजन भी कह सकते हैं। लॉजिक के साथ उसने कंक्लूड किया। चलो देख लेते हैं एक बार बाकी किसके साथ मैच होता है, उसके बाद उसको देख लेंगे। नंबर 6 को 7 पर है दे मे टेल अस मोर दैन मीट द आई, वो हमें बता सकते हैं जितना दिख रहा है उससे कहीं ज़्यादा। दे मे टेल अस, ये है इमेजिन पॉसिबिलिटी, तो ये आ जाएगा नंबर 7 के लिए। वो आसानी से उनको उड़ा देता, अपने आप को बचा लेता, ये हो जाएगा लॉजिकल कंक्लूजन। लॉजिकली उसने लॉजिक के साथ कंक्लूड किया है। देन
मे योर विजडम शाइन अपॉन उज्जैन एंड गाइड अस टू प्रॉस्पेरिटी। तुम्हारी जो विजडम है, ज्ञान है, वो उज्जैन के ऊपर शाइन करे और हमें और ज़्यादा प्रॉस्पेरस बनाए। ये विश के लिए यूज़ किया गया यहाँ पर मे को, ये हमारी उम्मीद है, ऐसा हम चाहते हैं, विश करते हैं। इंडीड, बिल्कुल, वी ऑट टू बी यूनाइटेड इन दिस होप, इस उम्मीद में हमें यूनाइटेड रहना है। ये एक मॉरल ऑब्लिगेशन है, मॉरली ज़रूरी है यूनाइटेड रहना। ऑट टू वैसे भी मॉरल ऑब्लिगेशंस के लिए आता है जनरली, और एक एडवाइस भी है। नेक्स्ट इज वी नीड टू डिवाइस अ स्ट्रेटेजी, हमें ज़रूरत है एक स्ट्रेटेजी डिवाइस करने की, एक प्लान बनाने की। ये है नेसेसिटी, ज़रूरत, कि हमें ज़रूरी है अभी एक प्लान बनाना। वी नीड टू डू इट। नंबर 10, यू स्पीक ऑफ माई कैमल एज इफ इट स्टूड बिफोर यू, तुम मेरे कैमल के बारे में बात कर रहे हो जैसे तुम्हारे सामने हो। येट यू डेयर टू क्लेम नॉट टू हैव सीन इट, फिर भी तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम क्लेम कर रहे हो कि तुमने उसे नहीं देखा। डेयर टू यहाँ पर आया है टू चैलेंज, कि तुमने कैसे हिम्मत की इतनी, ये एक तरह से चैलेंज है मर्चेंट का। ओके, तो इस तरह से इनको आप मैच कर देंगे, क्योंकि बहुत सारे हैं, मैचिंग हमने नहीं की है, नंबर्स लिख दिए हैं। नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग स्टोरी विद मॉडल वर्ब्स इन द बॉक्स गिवन बिलो। नीचे बॉक्स में आपको मॉडल वर्ब्स गिवन है, उनको यूज़ करके आप स्टोरी को कंप्लीट करेंगे बाय यूजिंग द क्लूज फ्रॉम द फंक्शंस गिवन विद इन ब्रैकेट्स। और उन मॉडल वर्ब्स के फंक्शंस आपको ब्रैकेट्स में गिवन है, उन्हें हम एज क्लू यूज़ करेंगे। तो एक बार वर्ब्स देख लेते हैं। वर्ब्स है मे हम यूज़ करते हैं परमिशन के लिए, जैसे क्लास में एंटर करने से पहले मे आई कम इन आप कहते हैं, या फिर पॉसिबिलिटी के लिए। मस्ट हम यूज़ करते हैं किसी ऑब्लिगेशन के लिए, कोई स्ट्रॉन्ग नेसेसिटी है, ज़रूरत है किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा, उसके लिए मस्ट आएगा। शुड हम यूज़ करते हैं एडवाइस के लिए, सजेशन के लिए। कैन हम यूज़ करते हैं एबिलिटी के लिए। माइट, एबिलिटी मतलब ये काम हम कर सकते हैं। माइट यूज़ करते हैं वीक पॉसिबिलिटी के लिए। कुड पास्ट एबिलिटी के लिए। एंड नीड टू भी नेसेसिटी के लिए यूज़ होता है, लेकिन एक सॉफ्टर नेसेसिटी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा कोई काम, सो मस्ट आएगा उसके लिए। ज़रूरी है लेकिन उतना नहीं, उसके लिए नीड टू आएगा। ओके, नाउ एन ओल्ड मैन नोन फॉर हिज विजडम, एक बूढ़ा आदमी जिसे उसके ज्ञान के लिए जाना जाता था। लिव्ड इन अ स्मॉल विलेज, एक छोटे गांव में रहता था। वन डे, एक दिन, अ यंग बॉय आस्क्ड हिम, एक यंग बॉय ने उससे पूछा। हाउ, एबिलिटी के लिए है। आई बिकम वाइज लाइक यू, मैं कैसे आपके जितना वाइज, बुद्धिमान बन सकता हूँ। तो एबिलिटी के लिए आएगा कैन। हाउ कैन आई बिकम वाइज लाइक यू। द ओल्ड मैन स्माइल्ड एंड सेड, ओल्ड मैन स्माइल करता है, मुस्कुराता है और कहता है। विजडम नेसेसिटी के लिए है, बी अर्न थ्रू पेशेंस, विजडम ज्ञान को हमें अर्न करना होता है पेशेंस से, धीरज से। सो नेसेसिटी के लिए आएगा मस्ट, विजडम मस्ट बी अर्न थ्रू पेशेंस। यू, उसके बाद सजेशन के लिए लिसन, तुम्हें सुनना चाहिए मोर दैन यू स्पीक, बोलने से ज़्यादा तुम्हें सुनना चाहिए। सजेशन के लिए आएगा शुड, यू शुड लिसन मोर दैन यू स्पीक। द बॉय थॉट फॉर अ वाइल, लड़का थोड़ी देर सोचता है। एंड रिप्लाइड, फिर रिप्लाई करता है। इट, वीक पॉसिबिलिटी है, टेक ईयर्स, इसमें तो सालों लग सकते हैं, बट आई विल ट्राई, लेकिन मैं कोशिश करूँगा। सालों लग सकते हैं, इट माइट टेक ईयर्स, इट माइट टेक ईयर्स बट आई विल ट्राई। द ओल्ड मैन नॉडेड, ओल्ड मैन नॉड करता है, सिर हिलाता है। यू, ऑब्लिगेशन, ज़रूरी है कि तुम सीखो। फ्रॉम योर मिस्टेक्स टू, कि तुम अपनी गलतियों से भी सीखो। यू मस्ट लर्न थ्रू योर मिस्टेक्स टू। विजडम, पॉसिबल है कि विजडम कैन कम स्लोली, वो धीरे धीरे आ सकती है। बट इट ऑलवेज अराइव फॉर दोज हु सीक इट, लेकिन जो उसको ढूंढ रहे हैं वो हमेशा उनको ज्ञान प्राप्त होता है। तो विजडम में, पॉसिबिलिटी के लिए आएगा मे परमिशन पॉसिबिलिटी दोनों के लिए आता है, तो धीरे आएगी लेकिन जो ढूंढ रहे हैं उनको ज़रूर मिलेगी। द बॉय न्यू ही ब्लैंक बिकम वाइज इफ़ ही फॉलोड द ओल्ड मैन्स एडवाइस। न्यू, वो जानता था कि अगर वो ओल्ड मैन का एडवाइस फॉलो करता तो वो ही, एबिलिटी के लिए कुड आएगा यहाँ पर, क्योंकि पास्ट में है सेंटेंस। ही कुड बिकम वाइज, वो वाइज बन सकता था। ओके, नेक्स्ट, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेज यूजिंग अप्रोप्रिएट मॉडल वर्ब्स। इन सेंटेंसेस को फिर से लिखना है, सही मॉडल वर्ब्स आप यूज़ करेंगे। जैसे कि यू मे टेक क्लूज फ्रॉम द हाईलाइटेड वर्ड्स,
हाईलाइटेड वर्ड से आप क्लू ले सकते हैं, एक एग्जाम्पल आपके लिए किया भी गया है। इट इज़ एडवाइजेबल, ये आपके लिए एडवाइजेबल है, एडवाइस दी सलाह दी जाती है। फॉर यू टू थिंक बिफोर यू स्पीक, कि बोलने से पहले तुम सोचो। सो यू शुड थिंक बिफोर यू स्पीक, तुम्हें बोलने से पहले सोचना चाहिए, ठीक है, शुड आएगा। नाउ नेक्स्ट इज इट इज़ अननेसेसरी टू वरी अबाउट थिंग्स बियॉन्ड योर कंट्रोल, तुम्हारे कंट्रोल के बाहर की जो चीज़ें हैं उनके लिए चिंता करना अननेसेसरी है, नेसेसरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पर नेसेसरी के लिए हमेशा मस्ट आता है, अननेसेसरी के लिए नीड टू आता है। यू नीड नॉट टू वरी, नेगेटिव में हो जाएगा वो, यू नीड नॉट, बाकी सेंटेंस एज इट इज, टू वरी अबाउट थिंग्स बियॉन्ड योर कंट्रोल। इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है फॉर अ पर्सन टू गेन एक्सपीरियंस विदाउट टेकिंग रिस्क, बिना रिस्क लिए एक्सपीरियंस गेन करना पॉसिबल नहीं है एक पर्सन के लिए। सो अ पर्सन कैन नॉट, इसमें यू नीड नॉट, ये भी चेंज होगा, टू वरी अबाउट थिंग्स बियॉन्ड योर कंट्रोल। ओके, अ पर्सन कैन नॉट, नॉट पॉसिबल के लिए कैन नॉट, ये नहीं हो सकता। गेन एक्सपीरियंस, अ पर्सन कैन नॉट गेन एक्सपीरियंस विदाउट टेकिंग रिस्क, बिना रिस्क लिए कोई पर्सन एक्सपीरियंस गेन नहीं कर सकता। इट इज़ एसेंशियल टू ट्रीट अदर्स विद काइंडनेस, बहुत ज़रूरी है कि दूसरों को काइंडनेस के साथ ट्रीट किया जाए, इवन व्हेन दे डिसअग्री विद यू, भले ही वो आपसे डिसअग्री करे। सो यू मस्ट ट्रीट, इट इज़ एसेंशियल, ज़रूरी है, ये करना ही है आपको। यू मस्ट ट्रीट अदर्स विद काइंडनेस इवन व्हेन दे डिसअग्री विद यू। इट इज़ नॉट अलाउड, ये अलाउड नहीं है, टू इंटरप्ट व्हेन समवन एल्स इज स्पीकिंग, कोई अगर बोल रहा है तो तुम्हें इंटरप्ट एक तरह से नहीं करना चाहिए। यू मस्ट नॉट इंटरप्ट, यू मस्ट नॉट इंटरप्ट व्हेन समवन एल्स इज स्पीकिंग। ओके, इस तरह से सेंटेंसेस आप लिखेंगे। यू शुड थिंक बिफोर यू स्पीक, you need not to worry about things beyond your control, you must, a person cannot gain experience without taking risk, you must treat others with kindness even when they disagree with you, then you must not interrupt when someone else is speaking. Now let us listen. Listening की activity है. You will listen to 4 people sharing their thoughts on why they enjoy witty characters in story. 4 लोग आपस में बात कर रहे हैं कि कहानी में जो witty characters हैं, होशियार characters हैं, उनको वो क्यों पसंद आए, आप सुनेंगे। मैच स्टेटमेंट्स 1 to 6 गिवन बिलो विद स्पीकर्स 1 to 4, नीचे जो स्टेटमेंट्स हैं उनकी मैचिंग करनी है, वो स्पीकर 1 के डायलॉग्स है, 2 या फिर किसके। 2 स्टेटमेंट्स ऐसी हैं यहाँ पर, यू डू नॉट नीड, जिनकी आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ट्रांसक्रिप्ट है टीचर के लिए पेज नंबर 48 पर। ये है विजडम पेव्स द वे की ट्रांसक्रिप्ट। लेट अस लिसन। You will listen to 4 people sharing their thoughts on why they enjoy witty characters in stories. जब आप सुनेंगे स्टेटमेंट्स को मैच करना है स्पीकर्स के साथ। ओके, स्पीकर 1 कहता है, I love witty characters because they make serious situations funny. Even when things seem tense, they always have a clever response. Such characters never panic, think fast and solve problems in the smartest way. I wish I could think that quickly. कि जो witty characters होते हैं वो कोई अगर सीरियस सिचुएशन भी है उसको भी फनी बना देते हैं। कोई इवन व्हेन, जब हमें चीज़ें बहुत टेंस लग रही हो, टेंशन भरा माहौल हो, तो भी वो बहुत क्लेवर रिस्पॉन्स देते हैं उसमें। ऐसे कैरेक्टर्स कभी भी पैनिक नहीं होते, परेशान नहीं होते, जल्दी सोचते हैं और स्मार्टेस्ट वे में प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेते हैं। आई विश कि मैं भी इतना जल्दी सोच पाता। सेकेंड स्पीकर कहता है कि विटी कैरेक्टर्स आर बेस्ट बिकॉज दे मेक स्टोरीज एक्साइटिंग। विटी कैरेक्टर्स इसलिए बेस्ट हैं क्योंकि कहानी को वो और ज़्यादा एक्साइटिंग बना देते हैं। आई स्पेशली लाइक हाउ दे टर्न ऑर्डिनरी मोमेंट्स इनटू समथिंग मेमोरेबल। मुझे ये बहुत पसंद आता है स्पेशली कि कैसे एक नॉर्मल से किसी मोमेंट को वो बहुत मेमोरेबल, यादगार बना देते हैं। इट मेक्स मी फील लाइक इंटेलिजेंस एंड ह्यूमर आर जस्ट एज पावरफुल एज स्ट्रेंथ। तो इससे मुझे लगता है कि इंटेलिजेंस, होशियार होना, और ह्यूमर, एक तरह से चीज़ों को, लोगों को हंसाने की जो पावर है, दोनों ही एक स्ट्रेंथ के जितने ही पावरफुल है। थर्ड स्पीकर कहता है, मैं विटी कैरेक्टर्स को एंजॉय करता हूँ बिकॉज दे ऑलवेज हैव एन आंसर फॉर एवरीथिंग। उनके पास हर चीज़ का आंसर होता है। वो अपने ह्यूमर को यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ फाइटिंग। लोगों को हंसाने का उनका जो एक तरीका है उसे वो यूज़ करते हैं लड़ने की बजाय, और ये बहुत वंडरफुल है।
इवन हमारी फोक टेल्स में भी, लोक कथाओं में भी ये उन्होंने प्रूव किया है कि स्मार्ट थिंकिंग फोर्स को से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसको विन कर सकती है। इट मेक्स मी लाफ बट ऑल्सो टीचेज मी टू स्टे काम इन ट्रिकी सिचुएशंस। मुझे हंसी तो आती ही है, लेकिन मुझे वो काम भी करती है, ये भी सिखाती है कि कैसे मुश्किल समय में हमें शांत रहना चाहिए। फोर्थ स्पीकर कहता है विटी कैरेक्टर्स एक चार्म ऐड करते हैं स्टोरी में। उनकी जो इंटेलिजेंस है वो रीडर्स को इंगेज रखती है। उनका ह्यूमर मेक्स लर्निंग फन, सीखने को मज़ेदार बनाता है, चाहे वो कोई फोक टेल हो या मॉडर्न कोई टेल हो। एक जो क्लेवर कैरेक्टर है हमेशा स्टैंड आउट होता है, अलग ही दिखता है। मुझे लगता है कि विट और विजडम गो हैंड इन हैंड, वो दोनों साथ साथ चलते हैं। ओके, तो पहली स्टेटमेंट है विटी कैरेक्टर्स प्रूव दैट क्लेवरनेस इज एज पावरफुल एज स्ट्रेंथ। विटी कैरेक्टर्स ने ये प्रूव किया है कि चतुराई, चालाकी, क्लेवरनेस भी स्ट्रेंथ के जितनी ही ज़्यादा ज़रूरी है, उतनी ही उसके जितनी पावरफुल है। ये कहा था स्पीकर नंबर 2 ने। नेक्स्ट इज विटी कैरेक्टर्स शो अस वेज टू मेक लर्निंग एंजॉयबल। वो लर्निंग को एंजॉयबल बनाते हैं, रीडर्स को एंगेज रखते हैं और लर्निंग को फन बनाते हैं। ये कहा था स्पीकर नंबर 4 ने। विटी कैरेक्टर स्टोरी में कीप द रीडर इन्वॉल्व। वो रीडर्स को इन्वॉल्व रखते हैं, ये भी कैरेक्टर नंबर 4 ने ही कहा है। दे कीप द रीडर एंगेज्ड। विटी कैरेक्टर्स टीच मी दैट ट्रिकी सिचुएशंस कैन बी मैनेज्ड कामली। विटी कैरेक्टर्स ने मुझे सिखाया है कैसे ट्रिकी सिचुएशंस में काम रहे, ये कहा था स्पीकर नंबर 3 ने। ओके, फर्स्ट का कोई इवेंट यहाँ पर नहीं दिया। फोर्थ देखते हैं आगे। विटी कैरेक्टर्स एड एक्साइटमेंट टू अ स्टोरी बाय देयर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डीड्स। कुछ अलग से कुछ काम करके विटी कैरेक्टर्स एक एक्साइटमेंट लाते हैं स्टोरी में, ये किसी ने नहीं कहा। विटी कैरेक्टर्स कैन डीएक्टिवेट टेंस सिचुएशन विद देयर क्लेवरनेस। विटी कैरेक्टर्स हमें बताते हैं कि कैसे अपनी क्लेवरनेस से, चालाकी से वो जो टेंस सिचुएशन है उसको डीएक्टिवेट कर सकते हैं। वो सीरियस सिचुएशन को फनी बना सकते हैं, भले ही चीज़ें टेंस लग रही हो, लेकिन उनके पास हमेशा क्लेवर रिस्पॉन्स होते हैं। ये कहा है कैरेक्टर नंबर 1 ने। लेकिन इसमें कहा गया है कि 2 की आपको ज़रूरत नहीं है, 2 स्टेटमेंट्स इसमें एक्स्ट्रा है, जबकि हमारे अकॉर्डिंग तो एक ही एक्स्ट्रा है, लेकिन फोर्थ की 2 लिख दी हमने, शायद इनमें से कोई एक हो। विटी कैरेक्टर्स हमें दिखाते हैं लर्निंग को कैसे वो इंजॉयबल बनाते हैं। सो देयर इंटेलिजेंस कीप द रीड एंड देयर ह्यूमर मेक्स लर्निंग फन। ठीक है, लर्निंग को वो फन बनाते हैं, एक तरह से इंजॉयबल बनाते हैं, एक ही बात है। फिर रीडर्स को इन्वॉल्व भी रखते हैं, कीप्स द रीडर एंगेज्ड। तो फोर्थ के दोनों ही हैं। अब हमारे अकॉर्डिंग तो इसमें एक ही एक्स्ट्रा है सिर्फ, बाकी किसी ने किसी कैरेक्टर स्पीकर ने कही है ये बात। फर्स्ट वाले ने कहा वो टेंस सिचुएशन को अपनी क्लेवरनेस से डीएक्टिवेट कर देते हैं, उसको फनी बना देते हैं। सेकेंड वाले ने कहा कि वो शो करते हैं कि उन्होंने दिखाया है कि इंटेलिजेंस, क्लेवरनेस भी स्ट्रेंथ के जितना ही पावरफुल है, बॉडीली स्ट्रांग होने जितना ही ज़रूरी है कि आप इंटेलिजेंट भी हो। फिर थर्ड ने कहा है कि उन्होंने मुझे सिखाया कैसे ट्रिकी सिचुएशंस को कामली मैनेज किया जाए। और फोर्थ ने ये दोनों बात कही है कि वो लर्निंग को एंजॉयबल बनाते हैं और रीडर्स को इन्वॉल्व रखते हैं। ठीक है, ओके, बाकी इसको आप अपनी टीचर से एक बार डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट, लेट अस स्पीक। स्पीकिंग की एक्टिविटी है द वे इन विच अ वर्ड इज स्ट्रेस इन अ सेंटेंस कैन चेंज इट्स मीनिंग। जिस तरह से एक वर्ड पर आप स्ट्रेस डालते हैं किसी सेंटेंस पे, उसमें उसका एक तरह से वो उसका मीनिंग बदल सकता है। ये सेंटेंसेस आपको गिवन है। लुक नॉट, अच्छा इसमें आपको करना क्या है, बेसिकली जो वर्ड्स को जिन वर्ड्स को हाईलाइट किया गया है उनमें उन पर स्ट्रेस डालना है। लुक देयर फ्रेंड्स, लुक यहाँ पर मतलब कहीं जाओ नहीं, कुछ और मत करो, देखो वहाँ पर, वहाँ देखो दोस्तों। देन लुक देयर फ्रेंड्स, दोस्तों वहाँ देखो। तो यहाँ पर मतलब लुक देयर, वहाँ देखना है, कहीं और नहीं। लुक देयर फ्रेंड्स, फ्रेंड्स को एड्रेस करें, दोस्तों वहाँ देखो। जैसे हिंदी में आप बेटर बोल पाएंगे, वही एक तरह से इस तरह के सेंटेंसेस हम उसी में बोलते हैं। दोस्तों वहाँ देखो, दोस्तों वहाँ देखो, या फिर दोस्तों वहाँ देखो। ठीक है, तो किस वर्ड पर आप स्ट्रेस डाल रहे हैं उससे मीनिंग चेंज हो जाता है सेंटेंस का। अब आप पेयर्स में काम करेंगे, टर्न बाय टर्न इन सेंटेंसेस को बोलेंगे, स्ट्रेस डालेंगे हाईलाइटेड वर्ड्स पर, फिर उनके मीनिंग को शेयर करेंगे, मीनिंग ऑफ द सेंटेंस विद ईच अदर और टीचर के साथ। ओके,
आई टेक माई डॉग फॉर अ वॉक इन द इवनिंग। आई टेक इट मतलब मैं लेकर जाता हूँ डॉग को वॉक के लिए इवनिंग में, मैं, कोई और नहीं। आई टेक माई डॉग फॉर अ वॉक इन द इवनिंग, मैं अपने डॉग को लेकर जाता हूँ, यहाँ पर लेकर जाने पर जोर है। आई टेक माई डॉग फॉर अ वॉक इन द इवनिंग, मैं मेरे डॉग को लेकर जाता हूँ, किसी और को नहीं। आई टेक माई डॉग फॉर अ वॉक इन द इवनिंग, मैं अपने डॉग को वॉक पर लेकर जाता हूँ, किसी और काम के लिए नहीं, यहाँ पर काम पर स्ट्रेस है। आई टेक माई डॉग फॉर अ वॉक इन द इवनिंग, मैं शाम को अपने डॉग को लेकर जाता हूँ, किसी और टाइम नहीं, ठीक है। मैं अपने डॉग को वॉक पर लेकर जाता हूँ, मैं अपने डॉग को वॉक पर लेकर जाता हूँ, आता नहीं हूँ, कुछ इस तरह से। मैं मेरे डॉग को वॉक पर लेकर जाता हूँ, मैं मेरे डॉग को वॉक पर लेकर जाता हूँ, मैं मेरे डॉग को वॉक पर इवनिंग में लेकर जाता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट, स्टेटमेंट्स एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस यूजुअली एंड विद द फॉलोइंग टोन। जो स्टेटमेंट्स होती है या कुछ ऐसे सेंटेंसेस जिनमें एक्सक्लेमेशन होता है, फॉलोइंग टोन पर वो खत्म होते हैं। लिसन टू द टीचर रीड द सेंटेंसेस अलाउड एंड रिपीट इट विद द करेक्ट इंटोनेशन। ओके, वेरी वेरी वेल, वी शैल गो टू द किंग। यस यस, इट इज। नाउ प्रैक्टिस बाय सेइंग द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद द करेक्ट इंटोनेशन। गुड डे, kind sirs, we regret to inform you that we do not know where it is. You described it perfectly. You shall come with me to face the king. To face the king. Okay, थोड़ा वहाँ पे टोन एकदम से नीचे जाएगी आपकी जब लास्ट एंड में आएंगे, जैसे जैसे आप सेंटेंस के। एनीवेज, ये प्रैक्टिस कर लेंगे आप बोलकर। लेट अस राइट, राइटिंग एक्टिविटी है। यू हैव ऑब्जर्व दैट कच्चा रोड लीडिंग टू योर कॉलोनी इज इन अ वेरी बैड कंडीशन ड्यू टू हैवी रेन्स। आपने ऑब्जर्व किया आपकी कॉलोनी की तरफ एक जो कच्चा रोड आता है वो बारिश की वजह से, तेज़ बारिश की वजह से बहुत ख़राब कंडीशन में है। उसमें जो पोर्ट होल्स हैं, गड्ढे हो गए हैं, बहुत डेंजरस है लोगों के लिए, एक्सीडेंट्स वहाँ पर हो सकते हैं। वो एक तरह से ब्रीडिंग ग्राउंड भी है मॉस्किटोज़ के लिए, मच्छर वहाँ पर पनप रहे हैं, और स्टेगनेंट वाटर है, जमा हुआ पानी है हर तरफ। अब एक कंप्लेंट लेटर आपको लिखना है कमिश्नर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन या फिर सरपंच को अपने ग्राम पंचायत के, कि वो इस मैटर पर ध्यान दे और नेसेसरी एक्शन ले। फॉलो द फॉर्मेट ऑफ अ लेटर एंड ड्राफ्ट अ लेटर विद द हेल्प ऑफ क्लूज गिवन बिलो। ठीक है, लेटर की बॉडी ऑफ द लेटर में फर्स्ट पैराग्राफ में आप पर्पस लिखेंगे, लेटर आप क्यों लिख रहे हैं। आई वुड लाइक टू ब्रिंग योर अटेंशन, या फिर आई एम राइटिंग दिस लेटर टू ड्रॉ योर अटेंशन टूवर्ड्स दिस प्रॉब्लम। सेकेंड पैराग्राफ में आप डिटेल देंगे प्रॉब्लम की, क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं, क्या समस्याएं आपको आ रही है। द प्रॉब्लम दैट वी फेस आर दिस इज कॉजिंग इनकन्वीनियंस एज अ रिजल्ट, या कॉन्सिक्वेंटली, इस तरह के वर्ड्स आप यूज़ करेंगे। थर्ड पैराग्राफ में आप सजेशन देंगे और क्विक एक्शन के लिए रिक्वेस्ट करेंगे। फर्स्टली आई वुड लाइक टू सजेस्ट कि आप ऐसा ऐसा करें। सेकेंडली ये आई वुड रिक्वेस्ट यू टू लुक इन टू द मैटर एंड डू दिस। आई लुक फॉरवर्ड टू योर प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स, आपके जल्दी रिस्पॉन्स के लिए हम राह देख रहे हैं, लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो इस तरह से आप लिखेंगे इस लेटर को। सो द कमिश्नर ऑफ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, फिर सिटी का नाम, उसके बाद डेट, सब्जेक्ट हो जाएगा कंप्लेंट अबाउट बैड कंडीशन ऑफ द रोड ड्यू टू हैवी रेन्स। रिस्पेक्टेड सर और रिस्पेक्टेड मैडम, आई वुड लाइक टू ब्रिंग योर काइंड अटेंशन, वैसे स्टार्ट किया, हम आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, दैट द कच्चा रोड लीडिंग टू आवर कॉलोनी, ये क्वेश्चन से उठा लिया, हमारे रोड की तरफ जो कच्चा रोड आता है, इज इन वेरी बैड कंडीशन ड्यू टू द रीसेंट हैवी रेन्स, रिसेंट हैवी रेन्स की वजह से वो बहुत खराब कंडीशन में है। नेक्स्ट, द प्रॉब्लम दैट वी फेस आर, जो प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं, दे आर न्यूमरस, वो कई प्रॉब्लम्स हैं। देर आर लार्ज पोर्ट होल्स ऑन द रोड्स के ऊपर बहुत सारे गड्ढे हैं। दैट कैन कॉज एक्सीडेंट्स, जिनसे एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। वाटर हैज़ कलेक्टेड इन मैनी एरियाज, बहुत सारे एरियाज में पानी इकट्ठा हो गया है, मेकिंग इट अ ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर मॉस्किटोज, जो कि एक तरह से ब्रीडिंग ग्राउंड हो गया है मॉस्किटोज के लिए। एज अ रिजल्ट इट, ब्रीडिंग ग्राउंड मतलब वो ब्रीड कर रहे हैं वहाँ पर, अंडे दे रहे हैं। एज अ रिजल्ट इट हैज़ बिकम अनसेफ टू वॉक और ड्राइव ऑन द रोड, रोड के ऊपर वॉक करना है, ड्राइव करना, उसकी वजह से बहुत अनसेफ हो गया है। आई रिक्वेस्ट यू, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आई रिक्वेस्ट यू टू लुक इन टू द मैटर, इस मैटर को आप ध्यान से देखें, टू टेक इमीडिएट एक्शन ले, टू रिपेयर द रोड, क्या आप उनसे चाहते हैं वो आप लास्ट में लिखेंगे, आप रोड को रिपेयर करें।
एंड इंश्योर प्रॉपर ड्रेनेज, और इंश्योर करे कि प्रॉपर ड्रेनेज हो, वाटर ड्रेन करे, नालियाँ अच्छी हो. इट विल प्रिवेंट एक्सीडेंट्स, इससे एक्सीडेंट्स कम होंगे. एंड द स्प्रेड ऑफ डिजीजेज कॉज्ड बाय मॉस्किटोज, और मच्छरों से जो बीमारियां फैल रही हैं वो भी कम हो जाएंगी. थैंकिंग यू, योर सिंसियरली. नीचे आपका नाम आएगा, नेम एंड एड्रेस. ओके, नेक्स्ट. नाउ लेट अस एक्सप्लोर. स्टेजिंग अ प्ले रिक्वायर क्रिएटिविटी, ऑर्गेनाइजेशन एंड टीम वर्क. अगर एक प्ले आपको स्टेज पर प्ले करना है उसके लिए क्रिएटिविटी चाहिए, प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन और टीम वर्क की ज़रूरत है. प्ले स्टेज पर प्ले करने के लिए कुछ स्टेप्स आपको गिवन है. प्ले चूज़ करिए जिस थीम की आपको ज़रूरत है, कितने टाइम का वो होगा, कितने एक्टर्स उसमें हैं, क्या क्या आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल है, पहले आप वो देखेंगे. डायरेक्टर को चूज़ करेंगे, एक स्टेज मैनेजर होगा, लाइट होगी, साउंड इंचार्ज होगा, प्रॉपर मैनेजर होंगे, एक कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर होगा, एक मेकअप आर्टिस्ट होगा, ऑडिशंस होंगे, डिसाइड करेंगे आप किसको कौन से रोल मिलने हैं, फिर स्क्रिप्ट रीड करेंगे, स्टेज मोमेंट्स को प्लान करेंगे, हर एक सीन की पोजीशन को देखते हैं. उसके बाद रिहर्सल शेड्यूल की जाती है, कब कब रिहर्स करना है उसके लिए. फिर हम सेट डिज़ाइन, बैकड्रॉप पर काम करते हैं. मेक और कलेक्ट द रिक्वायर्ड प्रॉप्स, किन किन प्रॉप्स की ज़रूरत है किसी एक्शन को परफॉर्म करने के लिए बैकग्राउंड में, वो चूज़ करते हैं. फिर अप्रोप्रिएट कॉस्ट्यूम्स को डिज़ाइन करते हैं या इकट्ठा करते हैं. मेकअप और हेयर स्टाइल प्लान करते हैं जो प्ले के टाइम पीरियड के लिए सूट करेगा. लाइट चेक करेंगे, साउंड अरेंजमेंट चेक करेंगे, ड्रेस रिहर्सल होंगे, साउंड और लाइट इफेक्ट को रिहर्स करेंगे, प्रमोट करेंगे इवेंट, पोस्टर्स के थ्रू, पैम्फलेट्स के थ्रू लोगों को बुलाएंगे कि वो आपका प्ले देखने आए. ऑर्गेनाइज करेंगे बैक स्टेज विद लेबल्ड प्रॉप्स, कॉस्ट्यूम्स एंड एक्टर्स. एंट्री कहाँ से होंगी, उनकी एग्जिट कहाँ से होगी, ये सब प्लान करेंगे. और प्रेजेंट करेंगे प्ले टू दी ऑडियंस फाइनल डे पर. अब एक जो प्ले है आपका विजडम पेव्स द वे, इसको इनैक्ट करेंगे आप विद द हेल्प ऑफ स्टेप्स जो अभी आपने रीड किया, उन स्टेप्स की हेल्प से. इंश्योर करिए कि करेक्ट इंटोनेशन हो और सेंटेंस कहाँ पर स्ट्रेस आपको देना है वो बिल्कुल सही हो. स्टोरीज रीड करिए विजडम, विट और विजडम के बारे में, जो हमेशा रीडर्स को फैसिनेट करती आई है. लाइब्रेरी में जाइए और ये स्टोरीज देखिए. विक्रमादित्य विक्रम बेताल की स्टोरीज, तेनाली रामा, गोपाल द जेस्टर और पंचतंत्र की कहानियाँ. अभी 2 कोट्स आपको गिवन है. लेट नॉलेज बी द बीकन दैट डिस्पेल्स द डार्कनेस ऑफ इग्नोरेंस, कि जो नॉलेज है, ज्ञान है, वो हमारा बीकन हो. बीकन यानी कि जो प्रकाश फैलाता है, और वो डार्कनेस ऑफ इग्नोरेंस, अंधकार जो है अज्ञान का, उसको दूर करे. द हाइएस्ट एजुकेशन इज दैट विच डज नॉट मेरेली गिव अस इंफॉर्मेशन. सबसे हाइएस्ट एजुकेशन वो नहीं है जिससे कि सिर्फ हमें इंफॉर्मेशन, जानकारी मिले, बट दैट मेक्स आवर लाइफ इन हार्मनी विद ऑल एग्जिस्टेंस, बल्कि वो है जो कि हमें सबके साथ मेलजोल करके संतुलन बनाकर जीना सिखाती है. ये कहा है रविंद्रनाथ टैगोर ने. ऊपर वाला जो कोट है ये है सावित्री बाई फुले का. ओके, दैट्स ऑल स्टूडेंट्स. इसी के साथ फर्स्ट जो यूनिट है आपकी और चैप्टर ओवर होता है. होपफुली सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.